आज की इस गहरी चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, मतलब वो कोई आम कानूनी विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम भारतीय संविधान के दो बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की पूरी नींव रखते हैं। सही कहा। और आज की इस चर्चा के लिए हमने जो स्रोत लिया है वो मुख्य रूप से गणेश न्याय पथ द्वारा तैयार किए गए स्पष्टीकरण और उनके बहुत ही शानदार माइंड मैप्स पर आधारित है। और वो माइंड मैप सच में बहुत मददगार हैं। मतलब कानूनी भाषा अक्सर बहुत भारी और उबाऊ लगती है, लेकिन गणेश न्याय पथ के नोट्स ने इसे बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दिया है। हाँ, और हमारा मकसद भी आज यही है। हम सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो धाराएं हैं, ये सिर्फ किताबों में लिखे गए नीरस सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल, ये इंसानी गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी को बचाने के सबसे मजबूत हथियार हैं। तो चलिए, बिना किसी भारी कानूनी शब्दावली के इन अनुच्छेदों के पीछे के क्यों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 23 से। अगर हम गणेश न्याय पथ के नोट्स देखें तो अनुच्छेद 23 के पहले खंड को एक मुख्य निषेध या कोर प्रोहिबिशन कहा गया है। तो क्या हम इसे थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आखिर किन चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस कानून के तहत मुख्य रूप से 3 चीजों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। पहला है मानव दुर्व्यापार, दूसरा बेगार और तीसरा है बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त? एकदम सही। इंसानों को किसी सामान या वस्तु की तरह खरीदना या बेचना। इस शब्द के दायरे में वो सब कुछ आ जाता है जो इंसान को एक कमोडिटी बना देता है। जैसे इसमें वेश्यावृत्ति शामिल है, देवदासी प्रथा शामिल है और हर तरह की दास्ता शामिल है। यानी कोई भी इंसान बिकाऊ नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर दूसरा शब्द आता है बेगार। ये शब्द तो हमारे ग्रामीण इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, बेगार का मतलब है किसी से अनिवार्य रूप से काम करवाना, वो भी बिना कोई पैसा या पारिश्रमिक दिए। इतिहास में जमींदार अक्सर कमजोर वर्ग के लोगों से पीढ़ियों तक मुफ्त में काम करवाते थे। अनुच्छेद 23 ने इस पूरी प्रथा को एक झटके में गैर कानूनी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और तीसरा शब्द आपने बताया बलात्श्रम। जी, मतलब फोर्स्ड लेबर। हाँ, किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती काम लेना। लेकिन एक सेकंड, यहाँ आमतौर पर लोगों को लगता है कि जबरदस्ती का मतलब है कि कोई किसी पर शारीरिक बल प्रयोग कर रहा है, मार पीट कर काम करवा रहा है। और यहीं पर गणेश न्यायपथ के नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प या कहूं कि आंखें खोल देने वाला तथ्य सामने आता है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले वाला पॉइंट। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि बलात्श्रम का मतलब सिर्फ शारीरिक जबरदस्ती नहीं है। तो फिर इसमें और क्या शामिल है? इसमें आर्थिक मजबूरी भी शामिल है। अगर कोई इंसान भयंकर गरीबी या आर्थिक लाचारी के कारण न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज से भी कम पैसे पर काम करने को मजबूर है, तो कानून की नजर में उसे भी बलात्श्रम ही माना जाएगा। ओह, मतलब अगर मैं किसी से कहूं कि मैं तुम्हें रोज के सिर्फ 50 रुपए दूंगा और वो भूख के मारे वो काम करने को तैयार हो जाए, तो वो भी फोर्स्ड लेबर है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों के दबाव में वो काम कर रहा है। भूख का दबाव सबसे बड़ा बल प्रयोग है। इसी वजह से बंधुआ मजदूरी भी इसी श्रेणी में आती है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब ये कानून हमें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक शोषण से भी बचाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। ये नियम तो बहुत सख्त है, क्या इसका कोई अपवाद भी है? मतलब क्या कोई ऐसी स्थिति है जहां इंसान को काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? हाँ, अनुच्छेद 23 के क्लॉज 2 के तहत एक बहुत ही स्पष्ट अपवाद है, और ये अपवाद है सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, यानी पब्लिक पर्पस। सार्वजनिक प्रयोजन जैसे देश की रक्षा के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा या फिर समाज के कल्याण के लिए कोई सामाजिक सेवा। अगर राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो राज्य यानी सरकार नागरिकों से अनिवार्य रूप से सेवा ले सकती है। अच्छा, तो उस वक्त कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी शर्त रखी गई है इसमें। वो शर्त क्या है? जब सरकार ऐसी कोई अनिवार्य सेवा लागू करेगी तो वो लोगों के बीच भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब सभी को समान रूप से वो सेवा करनी होगी। हाँ, लेकिन इसमें जो ध्यान खींचने वाला बिंदु है वो ये है कि सरकार धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। लेकिन
क्या आपने इस सूची में कुछ मिसिंग नोटिस किया? गणेश न्यायपथ के नोट्स ने इस बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी पेज को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। 1 मिनट सोचने दीजिए। धर्म हो गया, जाति हो गई, लिंग। इसमें लिंग यानी सेक्स का जिक्र नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। इस अपवाद वाले हिस्से में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। मतलब तकनीकी रूप से अनिवार्य सेवा तय करते समय सरकार लिंग के आधार पर नियम बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। ये तो बहुत ही हैरान करने वाला हिस्सा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर कल को युद्ध जैसी स्थिति आती है तो सरकार कह सकती है कि केवल पुरुषों के लिए फ्रंटलाइन सैन्य सेवा अनिवार्य होगी, या किसी विशेष सामाजिक सेवा के लिए केवल महिलाओं को अनिवार्य रूप से बुलाया जा सकता है। लिंग के आधार पर ऐसा नियम बनाना अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये वाकई में बहुत ही गहरी और सूक्ष्म जानकारी है। अक्सर हम ऐसे तकनीकी शब्दों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और यही बात गणेश न्यायपथ के इस स्पष्टीकरण को इतना खास बनाती है। बिल्कुल। चलिए अब इस बातचीत का रुख अनुच्छेद 24 की ओर मोड़ते हैं। अनुच्छेद 23 ने बड़ों के शोषण की बात की, लेकिन 24 पूरी तरह से बचपन को बचाने पर केंद्रित है। हाँ, बचपन को कारखानों की भट्टी से बचाना। इस अनुच्छेद का मुख्य प्रतिबंध क्या कहता है? इसका मेन प्रोहिबिशन बहुत सीधा है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी अन्य संकटमय नियोजन यानी हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। खतरनाक कामों के अगर कुछ उदाहरण ले तो? जैसे निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेलवे के काम, पटाखे या आतिशबाजी बनाने वाले कारखाने, बीड़ी बनाने के उद्योग। जहां भी बच्चे की जान या उसके स्वास्थ्य को खतरा है, वहां 14 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता। कोई अपवाद नहीं। कोई अपवाद नहीं। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां आर्थिक हालात कई परिवारों के बहुत मुश्किल होते हैं, क्या बच्चे कोई भी काम नहीं कर सकते? मतलब क्या कानून एकदम से उन्हें कुछ भी करने से रोकता है? नहीं, कानून बहुत संतुलित है। बच्चों को पूरी तरह से काम करने से नहीं रोका गया है, बल्कि उन्हें खतरनाक कामों से रोका गया है। तो क्या क्या करने की अनुमति है? सबसे पहले तो गैर हानिकारक काम। दूसरा, जो सबसे आम है, बच्चे अपने पारिवारिक व्यवसाय या फार्म में अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत आम बात है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक बहुत सख्त शर्त है। वो क्या? ये मदद केवल स्कूल के समय के बाद या छुट्टियों में ही की जा सकती है। बच्चे की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बहुत अहम है। और इसके अलावा कुछ खास सुरक्षा शर्तों के साथ बच्चे कला और मनोरंजन क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, जैसे फिल्मों या टीवी शोज में। हाँ, वो हम अक्सर देखते ही हैं। तो कुल मिलाकर इस अनुच्छेद का असली उद्देश्य बच्चों को सिर्फ कारखाने से बाहर निकालना नहीं है, बल्कि उनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित करना है। असल में अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21A जो शिक्षा का अधिकार है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। वो कैसे? क्योंकि अगर एक बच्चा किसी खतरनाक कारखाने या खदान में फंसा होगा, तो वो कभी स्कूल नहीं जा पाएगा। उसे उस भट्टी से बाहर निकालना ही स्कूल के दरवाजे खोलता है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। अगर बच्चा कारखाने में नहीं होगा, तभी तो वो स्कूल में होगा। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सारी बातें, ये सारे अधिकार संविधान की किताब में बहुत अच्छे लगते हैं। जमीनी हकीकत तो अक्सर कुछ और ही होती है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। तो इस सब का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहें, इसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है? दंडनीय अपराध है और इन्हें सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने विशेष कानून बनाए हैं। जैसे अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए कौन सा कानून है? उसके लिए है बंधुआ मजदूरी अधिनियम। और अनुच्छेद 24 के लिए? उसके लिए लाया गया था बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986। अच्छा। लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में इसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। हाँ, 2016 में इस कानून को और भी ज्यादा सख्त बना दिया गया। ये एक बहुत अहम संशोधन था। उसमें क्या नया जोड़ा गया? पहले 14 साल तक के बच्चों के लिए सिर्फ खतरनाक कामों पर रोक थी, लेकिन 2016 के बाद 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर तरह के काम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। बस वो पारिवारिक व्यवसाय और मनोरंजन वाले अपवाद छोड़कर जो स्कूल के बाद हो सकते हैं। मतलब नियम और कड़े कर दिए गए। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, इस संशोधन में एक नई श्रेणी भी बनाई गई, किशोर
या एडोलेसेंस की। किशोर यानी जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। सही कहा। इस आयु वर्ग के लिए भी नियम बनाया गया कि इन्हें किसी भी खतरनाक या संकटमय काम में नहीं लगाया जा सकता। 14 साल के बाद बच्चा एकदम से इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसे खदानों में उतार दिया जाए। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम लगता है। हाँ, और अगर हम इस पूरे विषय को एक व्यापक संदर्भ में देखें, एक बिगर पिक्चर में, तो अनुच्छेद 23 की एक सबसे खास बात है जो इसे बाकी कई अधिकारों से अलग बनाती है। वो क्या है? ये कि ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही नहीं बल्कि गैर नागरिकों को भी मिलता है। मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में है तो उसका भी शोषण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इंसानी गरिमा की कोई सरहद नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ राज्य या सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि निजी व्यक्तियों यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी सुरक्षा देता है। ओह, इसका मतलब अगर कोई प्राइवेट कंपनी या कोई आम ठेकेदार भी किसी से बंधुआ मजदूरी करवाता है तो वो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो सरकार नहीं हूँ। ये सच में इसे एक बहुत ही ताकतवर अधिकार बनाता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अनुच्छेद 23 कैसे इंसान की गरिमा को बिकाऊ होने से बचाता है। और अनुच्छेद 24 ये पक्का करता है कि हर बच्चे का बचपन महफूज रहे। मैं तो कहूंगी कि गणेश न्याय पथ का ये स्पष्टीकरण वाकई में इन जटिल कानूनी पन्नों को आम जनजीवन से जोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा। इस सामग्री ने हमारी चर्चा को बहुत ही दिशा दी है। तो अब जब हम इस गहरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो सुनने वालों के लिए गहरा विचार या कहूं कि एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हाँ, ये जरूरी है। आज हमने देखा कि अनुच्छेद 23 के अपवाद में सरकार सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकती है। हमने युद्ध और सैन्य सेवा का उदाहरण लिया। लेकिन जरा सोचिए, आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है? जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में अगर कोई बहुत बड़ी पर्यावरणीय आपदा आ जाए और सरकार हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य पर्यावरण सेवा लागू कर दे, मतलब हर नागरिक को नदियां साफ करनी होंगी या पेड़ लगाने होंगे अनिवार्य रूप से? ये तो बहुत ही उत्तेजक विचार है। हाँ, तो क्या हमारा समाज इस अनिवार्य सेवा को राष्ट्रहित मानकर स्वीकार करने के लिए तैयार है? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में सार्वजनिक प्रयोजन की परिभाषा पूरी तरह से बदल सकती है? क्या राष्ट्र की रक्षा का मतलब सिर्फ हथियारों से रक्षा करना रह जाएगा या पर्यावरण की रक्षा भी इसमें शामिल होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। बिल्कुल। और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की अपनी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह विश्लेषण सभी सुनने वाले भारत जैसे विशाल और बहुलवादी समाज में जहां हर कुछ किलोमीटर पर आस्था का स्वरूप बदल जाता है और भाषाओं की अनगिनत परतें देखने को मिलती हैं, वहां इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोकर रखना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। बिल्कुल, ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का केंद्र वही वैचारिक और कानूनी ढांचा है जो इस विविधता को न केवल संभव बनाता है बल्कि उसे सुरक्षा भी देता है। हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक की, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। एकदम सही कहा। जो लोग संवैधानिक विषयों में गहरी रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि ये प्रावधान धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकारों का मूल आधार है। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो सच में बहुत शानदार है। हाँ, हम गणेश न्याय पथ द्वारा तैयार किए गए बेहद विस्तृत माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। जी, इन जटिल कानूनी अवधारणाओं को समझने के लिए गणेश न्याय पथ की जो व्याख्या है वो सर्वश्रेष्ठ और सबसे स्पष्ट है। इन विजुअल मैप्स ने राज्य की तटस्थता, मतलब राज्य के न्यूट्रल रहने, व्यक्ति की आस्था और समुदाय के अधिकारों के बीच के बारीक संतुलन को एकदम तार्किक रूप से डिकोड कर दिया है। और वो भी एकदम न्यायपथ की तरह, बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, तो हमारा आज का मिशन यही है कि हम समझें कि संविधान कैसे इन सब चीजों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बनाता है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। आज के सूचना बहुल युग में जहां संवैधानिक प्रावधानों की अक्सर मनमानी व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती हैं, वहां गणेश न्यायपथ जैसे सोर्सेस के माध्यम से मूल स्रोत पर वापस जाना एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। मैं जब इन माइंड मैप्स की संरचना को देख रही थी तो ये स्पष्ट हुआ कि संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही सोची समझी प्रणाली विकसित की थी। मतलब ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है अधिकारों की? बिल्कुल नहीं।
ये केवल अधिकारों की सूची नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच लगातार संवाद स्थापित करता है। और इसी संवाद की सबसे पहली कड़ी हमें अनुच्छेद 25 में देखने को मिलती है। गणेश न्याय पथ का जो पहला चार्ट है ना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी यात्रा को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है। इसमें यह बात सबसे ऊपर हाईलाइट की गई है कि ये अधिकार केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है। जी, ये विदेशियों के लिए भी लागू होता है। हाँ, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में मौजूद किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। और ये स्वतंत्रता केवल किसी एक कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये 4 अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। इसमें सबसे पहला स्तर है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, जो कि व्यक्ति के मन का वो आंतरिक और निजी हिस्सा है जहां वो परम सत्ता के साथ अपने संबंध को अपने तरीके से तय करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और इस आंतरिक स्वतंत्रता के बाद बाहरी अभिव्यक्ति की शुरुआत होती है। चार्ट के अगले हिस्से में धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार, यानी राइट टू प्रोफेस शामिल है। इसका सीधा सा अर्थ है अपने धार्मिक विश्वासों को बिना किसी भय के सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना। बिल्कुल। इसके बाद आता है आचरण करने का अधिकार, या राइट टू प्रैक्टिस, जो व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा पद्धति या परंपराओं का पालन करने की वैधानिक छूट देता है। और चौथा और अंतिम चरण है प्रचार करने का अधिकार, जहां व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों या दर्शन को दूसरों तक पहुंचा सकता है। और प्रचार करने के इसी अधिकार पर गणेश न्याय पथ के नोट्स एक बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं। माइंड मैप में प्रचार शब्द के ठीक नीचे एक लाल घेरे में स्पष्ट किया गया है कि इसमें जबरन धर्मांतरण यानी फोर्स्ड कन्वर्जन की कोई जगह नहीं है। यह एक बहुत ही जरूरी अंतर है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों को साझा कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के अंतरात्मा की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बिंदु है जो अक्सर सार्वजनिक विमर्श में उलझ जाता है, लेकिन यहाँ इसे बहुत ही सीधे तौर पर सुलझा दिया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि संविधान का कोई भी मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं होता। अनुच्छेद 25 के तहत मिली ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी एक बड़े सामाजिक ढांचे के अधीन काम करती है। मतलब कुछ प्रतिबंध भी हैं। जी, इन्फोग्राफिक में राज्य के पास मौजूद नियंत्रण की 3 स्पष्ट सीमाएं दिखाई गई हैं: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि कोई धार्मिक आचरण समाज की शांति भंग करता है, नैतिकता के खिलाफ है या जन स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है, तो राज्य वहां हस्तक्षेप करेगा। और भाग 3 के अन्य मौलिक अधिकार भी तो इस पर हावी रहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसके अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकार भी लागू होते हैं। इसी बात को अगर हम कानूनी नजरिए से देखें तो गणेश न्याय पथ का विश्लेषण एक और परत खोलता है। इसी अनुच्छेद का क्लॉज 2 राज्य को धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी हुई सांसारिक गतिविधियों को विनियमित करने की स्पष्ट शक्ति देता है। जैसे कि आर्थिक या राजनीतिक गतिविधियां। हाँ, चाहे वो कोई आर्थिक गतिविधि हो, वित्तीय लेन देन हो या कोई राजनीतिक कार्य जो धर्म के नाम पर किया जा रहा हो, राज्य इन सभी पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर क्रियाकलापों के लिए कानून बना सकता है। यानी आस्था अपनी जगह है, लेकिन उससे जुड़े लौकिक कार्यों पर कानून का नियंत्रण रहेगा। एकदम सही। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए भी राज्य कानून बना सकता है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलना है। उसी सामाजिक सुधार के संदर्भ में चार्ट के निचले हिस्से में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरणों का उल्लेख है जो इस अनुच्छेद की व्यापकता को परिभाषित करते हैं। वो कौन से हैं? पहला स्पष्टीकरण ये सुनिश्चित करता है कि सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा कृपाण धारण करना उनके धर्म के आचरण का एक अभिन्न अंग माना जाएगा। और दूसरा स्पष्टीकरण कानूनी व्याख्या के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां हिंदुओं शब्द के अंतर्गत सामाजिक सुधार के उद्देश्य से सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को भी शामिल माना गया है। ये तो सच में दिलचस्प है। ये दिखाता है कि संविधान केवल सिद्धांत नहीं पेश करता, बल्कि भारत की ऐतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता के अनुसार परिभाषाओं को आकार भी देता है। बिल्कुल। अब अगर हम एक व्यक्ति की परिधि से बाहर निकलें और समाज या समुदाय की ओर बढ़ें, तो हमारा ध्यान गणेश न्याय पथ के दूसरे इन्फोग्राफिक पर जाता है,
जो अनुच्छेद 26 की व्याख्या करता है। जहां अनुच्छेद 25 व्यक्ति की बात कर रहा था, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों या रिलीजियस डिनोमिनेशंस के सामूहिक अधिकारों की बात करता है। जी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कानूनी दृष्टि से एक धार्मिक संप्रदाय माना कैसे जाए। सुप्रीम कोर्ट के जिन निर्णयों को इस चार्ट में आधार बनाया गया है, वे इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ, एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 अनिवार्य शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। अच्छा, वो 3 शर्तें क्या हैं? सबसे पहले, उस समूह का एक साझा विश्वास या कॉमन फेथ होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए जो उनके कार्यों को संचालित करे। और तीसरी बात, उस समूह का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। तो इन 3 कसौटियों पर खरा उतरने के बाद ही कोई समूह, जैसे कि रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज, अनुच्छेद 26 के तहत सामूहिक अधिकारों का दावा कर सकता है। एकदम सही। और जब एक बार ये मान्यता मिल जाती है, तो सोर्स के अनुसार इन संप्रदायों को 4 विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं। और वे अपने धर्म से जुड़े मामलों का खुद प्रबंधन भी कर सकते हैं। हाँ, और इसके साथ ही वे चल और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं और ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन भी कर सकते हैं। इन अधिकारों के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म कानूनी कॉन्ट्रास्ट उभरता है। जैसा कि हमने पहले देखा, अनुच्छेद 25 संविधान के अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन था, लेकिन अनुच्छेद 26 के मामले में ऐसा नहीं है। ओह, मतलब ये अन्य अधिकारों से स्वतंत्र है? हाँ, ये अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं रखा गया है। हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य वाली वही 3 शर्तें यहाँ भी अनिवार्य रूप से लागू होती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि धार्मिक संप्रदायों को अपने आंतरिक प्रशासन में पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है, लेकिन ये स्वायत्तता विधि के शासन से बाहर नहीं है। संपत्ति का प्रशासन हमेशा कानून के दायरे में ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। इस वैधानिक ढांचे को समझने के बाद अब आते हैं पैसे के मामले पर। हाँ, अनुच्छेद 27। गणेश, न्याय पथ का अगला माइंड मैप वित्तीय पहलुओं की ओर मुड़ता है, जो अनुच्छेद 27 के तहत राज्य के राजस्व और धर्म के संबंध को परिभाषित करता है। यह अनुभाग स्पष्ट रूप से राज्य को किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा कर या टैक्स देने के लिए बाध्य करने से रोकता है जिसकी आय का उपयोग किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव के लिए किया जाना हो। ये राज्य के खजाने को पूरी तरह से सेक्युलर बनाए रखने का एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म है। करदाताओं के धन के उपयोग के संदर्भ में ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सबसे ठोस गारंटी है। मतलब राज्य का पैसा किसी एक धर्म पर खर्च नहीं हो सकता। बिल्कुल। राज्य को सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना है, इसलिए सार्वजनिक धन किसी एक विशेष धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देने का साधन नहीं बन सकता। लेकिन गणेश, न्यायपथ की सबसे अच्छी व्याख्या यहाँ कर और शुल्क यानी टैक्स और फी के बीच किए गए अंतर में देखने को मिलती है। ये अंतर कैसे काम करता है? यह अनुच्छेद कर लगाने को प्रतिबंधित करता है, न कि शुल्क लेने को। जब राज्य किसी बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा, स्वास्थ्य या साफ सफाई की व्यवस्था करता है, तो वह उन सेवाओं के लिए शुल्क ले सकता है। तो ये शुल्क धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि प्रशासन द्वारा दी जा रही एक विशिष्ट नागरिक सुविधा का प्रबंधन है। एकदम सही। इसके अलावा राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे पंथ निरपेक्ष कार्यों जैसे शिक्षा या चिकित्सा को अनुदान दे ही सकता है। शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की भूमिका को लेकर जो बहस अक्सर होती है, उसे अनुच्छेद 28 पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। गणेश न्याय पथ के चार्ट में शैक्षणिक संस्थानों को उनकी फंडिंग और प्रशासन के आधार पर 3 बहुत ही तार्किक श्रेणियों में बांटा गया है। जी, यह वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। सबसे पहली श्रेणी में वे संस्थान आते हैं जो पूर्णतया राज्य पोषित हैं, यानी जिनका 100% खर्च सरकारी खजाने से निकलता है। इन संस्थानों के लिए नियम एकदम स्पष्ट है। यहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस प्रतिबंध के पीछे का तर्क वही है जो अनुच्छेद 27 के मूल में है कि करदाताओं का पैसा सेक्युलर होना चाहिए। हाँ, चूंकि इन संस्थानों का संचालन पूरी तरह से सार्वजनिक धन से होता है, इसलिए उनका चरित्र पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष होना अनिवार्य है। लेकिन दूसरी श्रेणी उन संस्थानों की है जो स्थापित तो किसी न्यास या ट्रस्ट के अंतर्गत हुए हैं, लेकिन उनका प्रशासन राज्य द्वारा किया जा रहा है। ऐसे संस्थानों में क्या नियम है? यदि उस ट्रस्ट की मूल शर्तों में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
यहाँ राज्य केवल एक प्रशासक की भूमिका निभा रहा है, वह अपनी ओर से कोई धार्मिक पाठ्यक्रम लागू नहीं कर रहा है। समझ गया। और तीसरी श्रेणी उन शैक्षणिक संस्थानों की है जो या तो राज्य से मान्यता प्राप्त हैं या राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ का नियम सबसे दिलचस्प है। इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी तो जा सकती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही कड़ी शर्त जुड़ी हुई है, सहमति की शर्त। जी, कंसेंट बहुत जरूरी है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को ऐसी धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी सहमति वाले खंड में अवयस्कों यानी माइनर्स के अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि कोई छात्र 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसकी भागीदारी के लिए उसके अभिभावक या गार्जियन की पूर्व सहमति अनिवार्य है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये प्रावधान इस बात का प्रमाण है कि वैचारिक स्वतंत्रता केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को भी किसी थोपी गई धार्मिक शिक्षा से बचाने का पूरा तंत्र मौजूद है। ये तो हुई धार्मिक स्वतंत्रता की बात। लेकिन जब हम गणेश न्यायपथ के अंतिम कुछ इन्फोग्राफिक्स की ओर बढ़ते हैं तो विषय सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की ओर मुड़ जाता है, जो कि बहुत ही प्रासंगिक विषय है। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। अनुच्छेद 29 की जो व्याख्या इस सोर्स ने प्रस्तुत की है वो अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बनी आम धारणाओं को पूरी तरह से बदल देती है। आमतौर पर माना जाता है कि अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। जी, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन चार्ट का क्लॉज एक साफ बताता है कि ये भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी बहुसंख्यक वर्ग की भी कोई विशिष्ट संस्कृति या भाषा है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, तो वे भी इस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। कानूनी शब्दावली की ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 29 केवल एक अल्पसंख्यक अधिकार नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक विविधता का एक व्यापक रक्षक है। और इसका जो क्लॉज 2 है वो एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में कार्य करता है। ये क्लॉज सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर नहीं रोका जाएगा। इस सूची में एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। यदि हम उन आधारों को देखें जिन पर भेदभाव वर्जित है, धर्म, मूलवंश यानी रेस, जाति और भाषा, तो इसमें लिंग और जन्मस्थान का कोई उल्लेख नहीं है। यह एक बहुत ही बारीक अवलोकन है जो सीधे तौर पर राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है। लिंग और जन्मस्थान का उल्लेख न होने का सीधा अर्थ यह है कि राज्य चाहे तो शिक्षण संस्थानों में केवल महिलाओं के लिए या उस विशिष्ट राज्य के निवासियों के लिए प्रवेश सुरक्षित कर सकता है। तो मतलब अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 इस प्रकार के आरक्षण या विशेष प्रावधानों के मार्ग में बाधा नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि संविधान के शब्दों का चयन कितने विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। इस भाषाई और सांस्कृतिक संरक्षण के बाद अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 के विपरीत यह अधिकार विशेष रूप से और केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही है। जी, और यहाँ अल्पसंख्यक का निर्धारण केवल 2 आधारों पर होता है, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। इस बिंदु पर गणेशी न्याय के नोट्स एक अतिरिक्त कानूनी गहराई प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान के मूल पाठ में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ये स्थापित हुआ है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर की जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि राज्य स्तर की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। और इन मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने और उनके दिन प्रतिदिन के प्रशासन को नियंत्रित करने का मूल अधिकार है। अगर हम इसका वृहद संदर्भ देखें तो 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन का उल्लेख इस इन्फोग्राफिक में बहुत ही रणनीतिक स्थान पर किया गया है। ये वो समय था जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के मामले में अनुच्छेद 30 के तहत एक विशेष सुरक्षा कवच जोड़ा गया। यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन यानी एक्विजिशन करता है
तो राज्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि उस अर्जन के लिए दी जाने वाली राशि इतनी हो कि अल्पसंख्यकों का ये अधिकार निराकृत या निर्बंधित ना हो जाए। यह एक असाधारण कानूनी सुरक्षा है। राज्य सामान्य नागरिकों की संपत्ति के अधिग्रहण पर जो नियम लागू करता है, उससे कहीं अधिक उत्तरदायित्व यहाँ राज्य पर डाला गया है। ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्य संपत्ति अधिग्रहण के माध्यम से परोक्ष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों को बंद करने या उनके अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास न कर सके। पर्याप्त मुआवजे की ये गारंटी उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखती है। लेकिन गणेश न्याय पथ का यह विस्तृत विश्लेषण इस अधिकार की सीमाओं को स्पष्ट किए बिना समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद 30 के तहत प्रशासन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। प्रशासन करने के अधिकार का अर्थ कुप्रशासन यानी मैल एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार कतई नहीं है। यह एक बहुत ही आवश्यक संतुलन है। राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में तो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वह नियम अवश्य बना सकता है। जैसे कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या होगी, छात्रों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्या मानक होंगे और शैक्षणिक उत्कृष्टता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इन विषयों पर राज्य के नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे। अल्पसंख्यक संस्थान इन अकादमिक और प्रशासनिक मानकों का पालन करने से छूट का दावा नहीं कर सकते। तो इस सब का मतलब क्या है? गणेश न्यायपथ के इन माइंड मैप्स के माध्यम से जब हम अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक की इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो भारतीय संविधान का एक ऐसा आर्किटेक्चर सामने आता है जो अत्यधिक जटिल होते हुए भी बेहद स्पष्ट है। बिल्कुल। एक तरफ अंतःकरण की अदृश्य स्वतंत्रता है जिसे राज्य छू नहीं सकता, तो दूसरी तरफ उन प्रथाओं का नियमन है जो सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। एक तरफ करदाताओं के धन को पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष रखने का सख्त नियम है, तो दूसरी तरफ विशिष्ट भाषाओं और संस्कृतियों को पोषित करने का संवैधानिक तंत्र है। ये सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है, ये एक अत्यंत विविध समाज को बिना उसकी पहचान मिटाए एक साथ चलाने का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक जागरूक नागरिक के रूप में इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। जब इन वैधानिक संरचनाओं की स्पष्ट समझ विकसित होती है, तो समाज में फैलने वाली आधी अधूरी जानकारियों और अफवाहों को आसानी से नकारा जा सकता है। सही कहा। ये समझ केवल कानूनी साक्षरता नहीं है, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और एक दूसरे के अधिकारों के प्रति समझ को विकसित करता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने निश्चित रूप से इन जटिल अनुच्छेदों को देखने का एक नया नजरिया दिया है। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए सोचने लायक एक विचार जरूर सामने आता है। वो क्या है? देखिए, संविधान ने हमारी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और आस्था को एक निश्चित भौगोलिक सीमा और समाज के भीतर सुरक्षित करने के जो प्रावधान बनाए हैं, वो अपने समय से बहुत आगे थे। लेकिन आज जब हम पूरी तरह से डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां भाषाएं और सांस्कृतिक पहचान भौतिक सीमाओं को तोड़कर इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल हो रही हैं, वहां भविष्य में विशिष्ट संस्कृति या धार्मिक आचरण की ये पारंपरिक परिभाषाएं खुद को कैसे बदलेंगी या ढालेंगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, जब समुदाय किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं बल्कि क्लाउड पर अपनी सामूहिक पहचान खोजना शुरू करेंगे, तो क्या ये अधिकार नए भौगोलिक आयामों की मांग करेंगे? हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक विषय के साथ अगले विश्लेषण में पुनः उपस्थित होंगे।